सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स की मिक्सिंग होती है, यानी इस प्रोसेस में मेल एंड फीमेल गैमीट्स क्लोज आएंगे, मिक्स्ड होंगे एंड देन जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज है उसका जो बेस है दैट इज जाइगोट, उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में बहुत सारे इवेंट है, बट पहले हमें एक चीज जाननी जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, और हम लोग किस फर्टिलाइजेशन को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन को। तो इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक बेसिक स्टेप आपको पता है दैट इज मिक्सिंग ऑफ गैमीट। अब इस मिक्सिंग ऑफ गैमीट के लिए, गैमीट की मिक्सिंग का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल गैमीट्स की मिक्सिंग। तो इस मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स के एडवांटेजेस क्या हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग सारे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कवर करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है मैं ये आपको सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जितना टाइम रिटर्न होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग ये लेक्चर हो जाएगा। तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है ना कि ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन कर रहा है, यानी अगर आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखना है तो इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हम अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और यंग वंस को प्रोड्यूस करने का मतलब हम अपनी जनरेशन्स को आगे लेके जाते हैं। नंबर 2, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में दो हैप्लॉइड गैमीट्स की मिक्सिंग होती है ना। गैमीट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म हो थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो माइटोसिस से बना है या मियोसिस से बना है, मगर गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा। और जब इनकी मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में इस फर्टिलाइजेशन को देख रहे हैं, तो एक चीज तो पता है कि ह्यूमन बीइंग्स डाइप्लॉइड है, तो ये डाइप्लॉइड कंडीशन को रिस्टोर कर रहा है ना। दो हैप्लॉइड गैमीट मिक्स्ड हुआ तो डाइप्लॉइड यानी 2n का फॉर्मेशन हो गया, और ये हमारा फर्स्ट सेल है, इसको फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बोलते हैं। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फर्टिलाइजेशन का। और थर्ड एडवांटेज क्या है कि जैसे स्पर्म ओवा के अंदर एंटर करता है, फीमेल में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अगर oogenesis पढ़ा है तो oogenesis में आपने चीज देखा होगा कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन तो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी हेल्प से फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का, जिसको ओवा बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के टाइम पे जो चीज रिलीज होती है वो सेकेंडरी oocyte है, और वो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 1 का एंड प्रोडक्ट है, मगर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवा के पास सेंट्रियोल नहीं है। ठीक है, ओवा के पास सेंट्रियोल्स नहीं है, तो ये स्पर्म की सेंट्रियोल को जब अपटेक करेगा तो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा, और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद एक लार्ज सेल बनता है ooted, और एक स्मॉल सेल बनता है सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये ooted ही है जिससे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ooted प्लस स्पर्मेटोजोआ। ओके, इन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है, इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, और जब इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई आपको कि स्पर्म का ओवा में एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ओवा में एंटर नहीं करेगा तो फीमेल में कभी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन नहीं होगा। नंबर 2, जैसे ही ओवा एंटर करेगा सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, तभी तो हमें ooted मिलेगा, और ooted ही है जिससे मेल का स्पर्म फर्टिलाइज करता है, यानी स्पर्म ओवा से नहीं सेकेंडरी oocyte से फ्यूज नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पर्म
ओटिड से फ्यूज करता है और इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो गए एडवांटेजेस। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस जनरेशन फॉर्मेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन चाहिए। अगर आपको जनरेशन आपको कंटिन्यू करनी है तो फर्टिलाइजेशन चाहिए। नंबर 2, अगर आपको डाइप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर करना है तब फर्टिलाइजेशन चाहिए। अगर आपको मियोसिस का सेकेंड डिवीजन फीमेल गैमीट्स में यानी सेकेंडरी oocyte में या आप ओवा कह सकते हो, उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करना है तो आपको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको ooted नहीं मिलेगा, और ooted नहीं मिलेगा तो अंडरस्टूड है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में एक चीज तो क्लियर है कि स्पर्म एंड ओवा की मिक्सिंग होना इंपॉर्टेंट है, स्पर्म का ओवा में एंटर करना इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस के लिए क्या होगा ना कि स्पर्म ओवा तक पहुंचेगा कैसे, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पर्म को ओवा तक अगर हम पहुंचाएंगे ही नहीं तो स्पर्म ओवा में एंटर कैसे करेगा। ठीक है, तो हम लोग को अब देखना क्या है कि स्पर्म और ओवा कैसे क्लोज आते हैं। तो इस चीज को हम लोग इवेंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे इवेंट्स हैं, अब हम लोग वन बाय वन सारे इवेंट्स को डिटेल में देखते हैं। ओके, लाइक द फर्स्ट इवेंट इज कॉप्यूलेशन। तो कॉप्यूलेशन का बहुत बेसिक सा मतलब क्या हुआ, मेल का सेक्सुअल ड्राइव विद द फीमेल पार्टनर। यानी मैं बहुत छोटी सी बात बोलूं तो दोनों ही पार्टनर का वो कंप्लीट प्रोसेस जिसमें वो एक दूसरे के करीब आए, और जो प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन है, कॉप्यूलेशन का मतलब जब मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में आ जाए। क्लोज फिजिकल एसोसिएशन का मतलब जब वो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल ड्राइव इनिशिएट करे। तो इस कॉप्यूलेशन के लिए मेल में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। फर्स्ट, द फंक्शनिंग ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। तो इरेक्टाइल टिश्यू का फंक्शनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मेल के पेनिस में दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं और वो दो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है ना, और इनके इरेक्शन के लिए रैपिड सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए। अब रैपिड सप्लाई ऑफ ब्लड से एडवांटेज क्या मिलता है कि पेनिस का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखोगे ना तो बहुत सारे ब्लड साइनसेस मिलते हैं। तो उन साइनसेस में जब तक ब्लड फिल्ड नहीं होगा तब तक पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा। और जिन पर्सन में, मेल में मैं बता रहा हूं, जिन पर्सन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उस कंडीशन को इंपोटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इंपोटेंसी का मतलब ही हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे कॉजेज हैं। एक माइनर में कॉज बता, नॉट इट्स नॉट अ माइनर, ये मेजर कॉज भी है, दैट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन क्रॉनिक स्मोकर है या अल्कोहलिक है, इससे भी आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉप्यूलेशन में इस एक्ट का होना इंपॉर्टेंट है, इरेक्टाइल टिश्यू की फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको और समझनी है कि जब ये रैपिड सप्लाई ऑफ ब्लड होता है तो एंड ऑफ कॉप्यूलेशन में, जैसे ही कॉप्यूलेशन खत्म होने वाला है यानी अब इजैकुलेशन स्टार्ट होगा, तो क्या होता है, जो आर्टियोल्स होती हैं पेनिस के अंदर, जो आर्टियोल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब आर्टियोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो क्या होगा, ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करेंगी, और जब ब्लड का फ्लो रिड्यूस्ड होगा तो पेनिस क्या हो जाएगा, नॉन इरेक्टाइल हो जाएगा। यानी ड्राइव के बाद, कॉप्यूलेशन खत्म होने के बाद आर्ट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब आर्ट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो पेनिस जो इरेक्ट था वो अब अनइरेक्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर ना, पहले रैपिड सप्लाई ऑफ ब्लड तो इरेक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियोल्स, इसका मतलब
अब वो अनइरेक्टाइल हो जाएगा। तो कॉप्यूलेशन के बाद जो सेकेंड इवेंट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इजैकुलेशन। अच्छा, इजैकुलेशन क्यों मैटर करता है? क्योंकि मेल में स्पर्म काउंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसको फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्रॉस करना है, एक अच्छा खासा पैसेज क्रॉस करना है, और उस पैसेज में बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो उन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए इसको लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिलीज करना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मेल 3.5 ml ऑफ सीमेन अगर रिलीज कर रहा है तो उसमें 200 to 300 मिलियंस स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होगा। 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक हेल्दी पर्सन का स्पर्म काउंट होता है। अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए या कई बार स्पर्म डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ओलिगो का मतलब भी होता है फ्यू, और ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि पर्सन का स्पर्म काउंट लो है। उस कंडीशन में भी फर्टिलाइजेशन में डिफिकल्टीज आती हैं। तो इजैकुलेशन में ये डेटा आपको याद रखना है मेल पार्टनर के लिए। 3.5 ml of semen contains 200 to 300 millions of spermatozoa. The third one is insemination. Insemination का मतलब क्या हो गया ना कि इन सेमिन, इन मतलब इनसाइड, सेमिन सीमेन से लिया गया है। तो यहां पे हो गया डिपोजिशन ऑफ सीमेन। अब सीमेन का डिपोजिशन कहां होगा? इजैकुलेशन के बाद तो डिपोजिशन ऑफ सीमेन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होगा, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपोजिशन ऑफ सीमेन को इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बेटा यहां से आपको ना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है एंड इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब कि अब स्पर्म को ट्रेवल करना एक लॉन्ग डिस्टेंस, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन है, और एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ओके, तो उसको वेजाइना से यूट्रस क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कुछ प्रमोटर्स हैं जो प्रमोट करेंगे स्पर्म मोटिलिटी। कुछ प्रमोटर्स हैं, ये बहुत अच्छे से समझना है, कुछ प्रमोटर्स हैं और कुछ इनहिबिटर हैं जो स्पर्म की मूवमेंट को रोकते हैं। ठीक है, पहले हम प्रमोटर्स की बात करेंगे। तो स्पर्म के पास 3 कंपोनेंट्स हैं जो स्पर्म की मूवमेंट को प्रमोट करता है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑक्सीटोसिन। ओके बेटा, ये आपको याद होगा, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन फीमेल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स हो। बेसिकली इसका काम क्या है ना कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा स्पर्म की मोटिलिटी में। सेकेंड इज प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन का भी फंक्शन सेम है, टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और इसमें एक चीज आपको और ऐड रखनी है, मेल के सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है, और ये सीमेन जब डिस्चार्ज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो ये यूट्रस की मिडिल कवरिंग मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता है। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से भी स्पर्म की मोटिलिटी को हेल्प मिलता है, वो मूव करता है। एंड द थर्ड कंपोनेंट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, वो है स्पर्म का खुद का स्ट्रक्चर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को
एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एटीपी नहीं मिलेगा तो उसका मूवमेंट नहीं होगा। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रमोटर्स हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने के लिए। इनहिबिटर्स में बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मोटिलिटी को रोकता है। पहले हम लोग फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो जो बैरियर्स हैं, बैरियर्स में देखिए 2 इंपॉर्टेंट बैरियर्स आपको समझना है। एक है हाई टेम्परेचर इन द वेजाइना, वेजाइना के अंदर का टेम्परेचर उसके बॉडी टेम्परेचर से कंपैरेटिवली हाई होता है, और ये हाई टेम्परेचर स्पर्म लाइसिस का काम करता है, यानी स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है। द सेकेंड वन इज एसिडिक मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम फीमेल के वेजाइना में क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वेजाइना में, यानी लैक्टिक एसिड है, और ये एसिडिक मीडियम डिस्करेज करता है द मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी दोनों का काम है कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना। तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, ये तो एक बैरियर है, फिजिकल कंपोनेंट जो कि मोटिलिटी को रोकता है। नंबर 2, स्पर्म के एंटर करने के बाद भी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्म के एंटर करने के बाद भी स्पर्म पे एक्टिवेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं डीकैपेसिटेशन फैक्टर, ओके। और डीकैपेसिटेशन फैक्टर से मैं एक चीज आपको बता दूं कि कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन, और वो एक्टिवेशन अभी जस्ट होने वाला है, ठीक है। तो कैपेसिटेशन मींस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और हम क्या देख रहे हैं कि स्पर्म अभी एक्टिव नहीं है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद भी वो इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव है तो यानी इनएक्टिव क्यों है, पहले ये चीज पता होना चाहिए। इनएक्टिव होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट हम लोग मेजर रीजंस को देखेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें जो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स हैं अराउंड द हेड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की हेड के ऊपर छोटे छोटे वेसिकल्स बनी होती हैं, और ये वेसिकल्स स्पर्म को एक्टिवेट नहीं होने देती है। नंबर 2, इसका कैप जिसको बोलते हैं एक्रोजोम, ओके। अच्छा, एक्रोजोम गोल्जी बॉडी से बनता है। अगर आपने स्पर्म का न्यूक्लियस देखा है ना, तो न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से कैप प्रेजेंट होता है, इसी को हम एक्रोजोम बोलते हैं। और ये एक्रोजोम कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है, वो बिल्कुल एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, यानी एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जो कि एग के एनवेलप को डिसॉल्व करता है। तो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल हुआ, एक्रोजोम हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स में आती हैं। क्लियर? यानी अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कैपेसिटेशन फैक्टर, यानी फीमेल के सिक्रीशंस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्पर्म को एक्टिव करते हैं। बिकॉज एक्टिवेशन नहीं होगा तो स्पर्म मूव नहीं करेगा। तो अब हम लोग आते हैं उन सिक्रीशंस पे जो एक्टिव करता है स्पर्म को। अब बेटा ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले है डाइल्यूशन ऑफ कैपेसिटेशन फैक्टर, डीकैपेसिटेशन फैक्टर, है ना। डीकैपेसिटेशन फैक्टर को डाइल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटेशन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। तो डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर, और इसका डाइल्यूशन साथ ही साथ डिसॉल्व्स एक्रोजोम, ओके। ये 2 जो चीजें हैं ना, एक्रोजोम को डिसॉल्व करना और कैपेसिटेशन फैक्टर को डाइल्यूट करना, ये होता है बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कौन देता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम देते हैं ग्लैंड्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जाके
कैपेसिटेशन फैक्टर को एक्टिव करेंगे बाय डाइल्यूशन ऑफ डिकैपेसिटेशन फैक्टर, यानी वो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल को डिसॉल्व कर देंगे, वो एक्रोसोम को डिसॉल्व करेंगे, और जब एक्रोसोम भी डिसॉल्व हो जाएगा तो स्पर्म एक्टिव हो जाएगा। तो इन एक्टिवेशंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या होगा, अब स्पर्म का फाइनली एक्टिवेशन हो गया है, अब वो मूव कर रहा है ओवा की तरफ। तो जब वो ओवा की तरफ मूव करेगा तो अब क्या होगा ना बेटा, अब कुछ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। अब स्टेप्स क्या चेंज होंगे, अब उसने बैरियर क्रॉस कर लिया, उसने एक्टिवेशन भी कर लिया, और एक्टिवेशन के लिए फीमेल पार्टनर ने हेल्प की है, ये आपको नहीं भूलना है। ओके, तो अब जब जैसे एक्टिवेशन होगा स्पर्म मूव करेगा। तो अगर आप ओवा का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ओवा के स्ट्रक्चर में ये जो कवरिंग है दिस इज ऊलेमा, है ना। ऊलेमा के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कवरिंग है, जोना पैलूसीडा, ठीक है, ये हो गया जोना पैलूसीडा। और जोना पैलूसीडा के बाहर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये होता है फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स है। मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ करूंगा बेटा ताकि सिर्फ समझना है आपको। ओके, ये कंप्लीटली कवर करता है बट मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये फॉलिक्यूलर सेल्स जो है ना, ये बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे, ग्लूड हो जाएंगे। तो जब फॉलिकुलर सेल्स ग्लूड होंगे, चिपकेंगे बाय हाइलुरोनिक एसिड, ओके, ये भी याद रखना है, जब तक ये हाइलुरोनिक एसिड से ग्लूड नहीं होंगे तब तक कोरोना रेडिएटा नहीं बनेगा। तो जैसे ये ग्लूड होंगे बाय हाइलुरोनिक एसिड, इट फॉर्म्स कोरोना रेडिएटा। ओके, पहले ओवा के स्ट्रक्चर को समझिए तभी फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा। अब देखिए ये जो ऊलेमा है, ऊलेमा मतलब इसका सेल मेम्ब्रेन, तो ऊलेमा के नीचे आपको अगेन एक वेसिकल्स दिखता है ना। इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स। पहले इतने कंपोनेंट्स को देख लें, क्योंकि अब स्पर्म एंटर तो कर चुका है, एक्टिव तो हो चुका है। तो जैसे स्पर्म ओवा के पास आएगा, ये स्पर्म हेड, थोड़ा इसको पीछे करते हैं बेटा, और एक्रोसोम तो डिसॉल्व हो ही चुका था। तो यहां पे जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये अब एक्रोसोमल रिएक्शन करने को रेडी है। चलिए अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि ये एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है। स्पर्म तो ओवा तक पहुंचा, और जैसे स्पर्म ओवा तक पहुंचा, जैसे ही पहुंचेगा, जैसे कांटेक्ट में आएगा, तो एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि एक्रोसोम 3 एंजाइम रिलीज करेंगे। एक है हाइलुरोनिडेज, ओके, एक है कोरोना पेनिट्रेटिंग, ठीक है, और एक है जोना रेडिएटिंग। अब ये सारे जो एंजाइम है, इनका काम क्या है? इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखें, ये तो डिसॉल्व करेगा ग्राउंड सब्सटेंसेस को। ग्राउंड सब्सटेंसेस यानी जितना भी मिनरल मैट्रिक्स है उसको डिसॉल्व कर देगा, ओके, ग्राउंड सब्सटेंसेस। और जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंड जोना रेडिएटा है, जोना रेडिएटिंग, ये जोना पैलूसिडा को डिसॉल्व करेगा, ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा। तो ओवरऑल ये दोनों मिलकर अलॉन्ग विद हाइलुरोनिडेज डिसॉल्व कर रहे हैं एग एनवेलप को। चलिए अब एग एनवेलप तो डिसॉल्व हो गया, एग एनवेलप खत्म, कवरिंग्स खत्म। जब कवरिंग्स खत्म हो जाएंगी तो अब इस पॉइंट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मैंने स्टार ड्रॉ किया है, जो रिसेप्टर्स है स्पर्म के, ठीक है, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जोना पैलूसिडा पे, ओके।
यानी स्पर्म को एक्चुअल में रिसीव कौन कर रहा है? ज़ोना पेलुसिडा। ओके, अब रिसेप्टर्स क्या है इस पे? ZP1, ZP2, ZP3, ये रिसेप्टर्स हैं। और जैसे ही रिसेप्टर ओवा को रिसीव करेगा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ओवा को रिसीव करने के बाद देखिए ये तो डिसॉल्व हो गया, जैसे डिसॉल्व होगा ये ज़ोना पेलुसिडा, मैंने इतना एरिया डिसॉल्व होता हुआ दिखा दिया ना। अब क्या होगा ना बच्चों कि यहां पे एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग दिख रही है ना, इस ओपनिंग को बोलते हैं वेजिटल पोल, और ये वही ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म अंदर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई आपसे पूछे कि ओवा के किस पॉइंट से स्पर्म एंटर करता है, तो वो पॉइंट हो गया वेजिटल पोल। और वेजिटल पोल के जस्ट ऑपोजिट, इसको मैं रेड से ड्रॉ कर दूं ताकि थोड़ा सा समझने में आपको इजी हो जाए, ये जो ओपनिंग है, दिस इज टर्म्ड एज एनिमल पोल। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमल पोल। और एनिमल पोल को ही हम ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। ओके, ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं। तो एनिमल पोल, ग्रे क्रिसेंट बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्या होता है ये? जो पॉइंट ऑफ एंट्री है ओवा की, वेजिटल पोल, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओवा भी पोलैरिटी शो कर रहा है। पोलैरिटी का मतलब टू एंड्स शो कर रहा है, एक है वेजिटल पोल द पॉइंट ऑफ एंट्री, एक है एनिमल पोल या ग्रे क्रिसेंट जहां पे उसका जस्ट ऑपोजिट एंड है। क्लियर हुआ? अब देखिए सारी चीजें डिसॉल्व हो गई, रिसेप्टर एक्टिव हो गए, रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद स्पर्म एंटर कर गया, एंटर्स इनटू ओवम। अब स्पर्म एंटर कर गया बाय वेजिटल पोल। चलिए वेजिटल पोल से तो वो एंटर कर गया। अब जैसे वो एंटर करेगा बाय द वेजिटल पोल, सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट होगी, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है, जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स आप देख रहे हो ना, यहां जहां पे एंट्री हुआ था, देखिए ये पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है, वहां पे क्या होगा ना, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स अगेन एक हार्ड कवरिंग बना लेगा। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स एक हार्ड कवरिंग बना लेगा, यानी एग का जो पॉइंट ऑफ एंट्री था, ओवा का जो पॉइंट ऑफ एंट्री था, वो दोबारा ब्लॉक्ड हो गया। तो कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स डेवलप्स अ मेम्ब्रेन। ओके, तो इससे क्या होगा ना, ये ब्लॉक करेगा पॉलीस्पर्मी को। अब एक से ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं कर सकते ओवा में, उसका भी आंसर आपको मिल गया, वो है कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स जो हैं ये ओवा को दोबारा सील कर देते हैं, जिससे कोई और स्पर्म एंटर ना कर पाए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना? अब स्पर्म तो चला गया ओवा के अंदर, अब क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसे स्पर्म एंटर करेगा ओवा के अंदर, अब होगा एक्टिवेशन ऑफ ओवा। एक्टिवेशन ऑफ ओवा, किस चीज का एक्टिवेशन? ये एक्टिवेशन हो रहा है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के लिए। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा तो ये ऑलरेडी आपको पता है क्या बनेगा, ऊटिड बनेगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। चलिए अब सेकेंड पोलर बॉडी बन गया, ऊटिड बन गया, हमें किसको टारगेट करना है? ऊटिड को। यानी अब ऊटिड का जो न्यूक्लियस है वो स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। अब देखिए स्पर्म का न्यूक्लियस मतलब स्पर्म का हेड पार्ट। ओके, तो दिस फ्यूजन इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब जाइगोट इज रेडी। तो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी चीजें हुई हैं फैलोपियन ट्यूब पे। अब क्या होगा, जो फैलोपियन ट्यूब पे ना ये जाइगोट बन जाएगा, तो आफ्टर 3-4 डेज
3-4 डेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए पहले अब उन चेंजेस को भी देख लें, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ हो चुकी है, हमने फर्टिलाइजेशन करा लिया है। फर्टिलाइजेशन करा लिया ना, अब क्या होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा एक जाइगोट है, ओके, और जाइगोट है तो बेटा ये अंडरस्टूड है कि ये डाइप्लॉइड है, क्योंकि इसमें ऊटिड का भी न्यूक्लियस है एंड इसमें सेकंड जो न्यूक्लियस है वो है स्पर्म का, तो ये डाइप्लॉइड है। अब ये चीज बनी है फिलोपियन ट्यूब में, और फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आना है इसको। यूट्रस जहां पे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, जहां प्लेसेंटा बनेगा, जहां फर्दर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, तो इसको यूट्रस तक पहुंचने में ना 1 वीक लगेगा। तो 1 वीक क्यों लगेगा, क्योंकि जाइगोट को बहुत सारे स्टेप्स अब कंप्लीट करने हैं। ओके, लाइक द फर्स्ट स्टेप इज क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होगा कि जाइगोट अपना माइटोटिक डिवीजन करेगा। अब माइटोसिस स्टार्ट हो गया है, और माइटोसिस में एक चीज आपको ये याद रखनी है कि 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा। ओके, जब 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा ना, तो आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम इजीली समझ जाओगे कि 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8, यानी अब 8 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, मैं 8 to 16 मेंशन इसलिए कर रहा हूं, देखिए ये मैं काउंट तो नहीं कर रहा, बट इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं बेटा मोरूला, और मोरूला मतलब अब आपके पास 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स हैं। अब दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ये ब्लास्टोमियर्स क्या है? ओके, तो ब्लास्टोमियर्स का मतलब अगर एक जाइगोट जब अपनी डिवीजन स्टार्ट करता है, लाइक 1 गिव राइज टू 2, तो जितने भी रिजल्टेंट सेल आएंगे आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, उन सारे ही सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। इजी ना? तो ये ब्लास्टोमियर्स जब क्लोजली एग्रीगेट हो जाएंगे, क्यों इसको नाम दिया गया मोरूला? क्योंकि ये बिल्कुल मलबरी अपीयरेंस शो करता है। मलबरी अपीयरेंस का मतलब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसमें कोई गैप डेवलप नहीं है। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि मोरूला का फॉर्मेशन 4th डे तक हो जाता है। ओके, यानी जाइगोट से लेके 3 से 4 दिन के अंदर आपका मोरूला रेडी है। क्लियर? अब ये मोरूला कहां जा रहा है? यूट्रस की तरफ जा रहा है। तो यूट्रस की तरफ जब ये जाएगा, तो यूट्रस की तरफ जाने का मतलब अब ये ब्लास्टुला बनाएगा। तो ब्लास्टुला बनाने के लिए इसका मूवमेंट होगा। ओके, मूवमेंट होगा टूवर्ड्स यूटेरस। ओके, टूवर्ड्स यूटेरस। और इस मूवमेंट में फैलोपियन ट्यूब में जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिया, वो भी हेल्प करता है। तो सीलिया का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। हाँ, अगर ये फर्टिलाइज्ड ना होता तो ओवा का मूवमेंट भी इसी हेल्प से होता, तब जाके मेंस्ट्रुएशन होता। हमें मेंस्ट्रुएशन है, हमें फर्टिलाइजेशन देखना है। तो ये अब यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है। अब यूट्रस की तरफ मूव करने के बाद क्या होगा ना, आफ्टर 1 वीक ये सारे जो ब्लास्टोमर्स है, ये स्टेप बेटा बहुत अच्छा समझना है आपको। अब ये सारे जो ब्लास्टोमेयर्स हैं ये इस तरह से पेरिफेरी पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे ब्लास्टोमेयर्स पेरिफेरी पे आ जाएंगे और सेंटर में कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसील तो हो गया कैविटी, स्टेज हो गया ब्लास्टुला, मगर आप शायद ये नहीं जानते हो कि ये कैविटी बनी कैसे, है ना? तो ये बात आपको अब समझनी है। देखिए बेटा, ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यूट्रिन ग्लैंड का। तो जो यूट्रिन ग्लैंड है, आपने पढ़ा है ना, एंडोमेट्रियम पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूबलो अल्वुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो ये यूट्रिन ग्लैंड क्या करता है ना, ये ग्लाइकोजन
रिच फ्लूइड सिक्रीट करता है, रिच फ्लूइड सिक्रीट्स इन मोरूला। तो देखिए क्या होता है ना, जब ये फ्लूइड आएगा मोरूला के अंदर, जब पानी भरना स्टार्ट होगा मोरूला के अंदर, तो ये ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड, इसको यूट्रिन मिल्क भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। और जब तक यूट्रिन मिल्क नहीं डिपॉजिट होगा तब तक तो ब्लास्टुला आप भूल जाओ, ठीक है। तो ये जब यूट्रिन मिल्क का डिपोजिशन होने लगता है यहाँ पे, तो सारे जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो पेरिफेरी पे चले जाते हैं। तो अंडरस्टूड है, बीच में कैविटी बन गया, कैविटी को हम बोलते हैं सिलोमिक ब्लास्टोसील, और स्टेज हो गया ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के लिए यूट्रिन ग्लैंड का ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड रिलीज होना मस्ट है। और इसको जो है ना, इसको बनने में 1 वीक लग जाता है, यानी 7 डेज। ब्लास्टुला से पहले जो मोरूला है, मोरूला बनने में लगा 3 से 4 डेज। 4th डे हम इसको मान के चल रहे हैं, आपको 4th डे ही लिखना भी है अगर ये आपको कॉम्पिटिटिव यानी नीट में दिखता है तो। और अगर आप ब्लास्टुला की बात करें तो ब्लास्टुला बनता है 1 वीक में, और ब्लास्टुला को हम लोग 32 सेल्ड स्टेज मानते हैं। बहुत सी बुक में 16 to 32, 32 to 64, बट द रियलिटी इज कि द एक्चुअल काउंट इज 32 व्हेन द मिल्क, यूट्रिन मिल्क डिपॉजिटेड इन द ब्लास्टोसील। ये भी क्लियर। अब हमने ब्लास्टुला बना लिया, अब ब्लास्टुला के बाद क्या होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, ये सारे जो सेल्स हैं, है ना, ब्लास्टोमर्स, अब ये डिवाइड हो जाएंगे 2 कैटेगरी में, ठीक है। ये सारे सेल्स हो गए आउटर, तो इनको हम बोलेंगे आउटर सेल मास, और कुछ आपको यहां दिखेंगे इनर साइड की तरफ, है ना, तो इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास। आपको क्लीवेज क्लियर हो गया, आपको मोरूला क्लियर हो गया, आपको ब्लास्टुला क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर ना। मैं देखूं इसको मैं और अच्छे से अगर आपको हाईलाइट कर दूं तो आप स्टेजेस नहीं भूलेंगे, क्लीवेज, मोरूला एंड ब्लास्टुला। अब जो होने वाला है वो है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में हमें करना क्या होगा, ये जो 2 कैटेगरीज बनी है ना, आउटर सेल मास, इनर सेल मास, तो आउटर सेल मास को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास है ना, इसको एम्ब्रियोनल नॉब या एम्ब्रियो प्रॉपर बोलते हैं। ओके, अब बेटा एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो इनर सेल मास है वही एम्ब्रियो है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं मैं, ट्रोफोब्लास्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का कोई भी कंपोनेंट नहीं बना, यानी हमारी बॉडी में ट्रोफोब्लास्ट से कुछ नहीं बना हुआ। ये चीज क्लियर याद रखना है आपको, ट्रोफोब्लास्ट से हमारी बॉडी में कुछ नहीं बना हुआ है। तो ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इनर सेल मास है ये एक्चुअल एम्ब्रियो है, यानी यही हम है, यही वो छोटा सा बेबी जब डिलीवर होता जो आप देखते हो, ये वही है एम्ब्रियोनल नॉब। अब इन दोनों में सबसे पहले हम लोग आउटर सेल मास को पकड़ते हैं, ठीक है, यानी ट्रोफोब्लास्ट को पकड़ते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, जब ट्रोफोब्लास्ट पार्ट ही नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व ही नहीं है, एम्ब्रियो में कोई चीज ये बनाएगा नहीं, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसमें जो आउटर वाला ट्रोफोब्लास्ट होगा बेटा, ये आउटर वाला, मैं इसको आउटर ट्रोफोब्लास्ट मेंशन कर रहा हूं, ये बनाएगा कोरियन। ओके, और कोरियन का काम क्या है, कोरियन बनाएगा कोरियोनिक विलाई। ओके, कोरियोनिक विलाई
और वही कोरियोनिक विलाय इस तरह से डेवलप होगा, ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इसको मान लेते हैं यूटेरस, ठीक है। इस तरह से ये एंडोमेट्रियम को कोरोड करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एंडोमेट्रियम, ओके। और ये चीज जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये है विलाय, कोरियोनिक विलाय। और जब तक विलाय नहीं होगा सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। तो विलाय की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। अब मैंने सिर्फ एक चीज बताया था कि आउटर वाला तो कोरियन बनेगा, ठीक है, इसको डालते हैं नंबर 1। और नंबर 2 जो इनर वाला ट्रोफोब्लास्ट है ये, ओके, इसे पूरा पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इनर वाला ट्रोफोब्लास्ट है, इनर ट्रोफोब्लास्ट, ये डेवलप हो जाएगा इनटू एमनियन। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना कि ट्रोफोब्लास्ट आपको दो चीजें डेवलप करके दे रहा है, एक दे रहा है कोरियन और एक दे रहा है एमनियन। और एमनियन क्या है, हालांकि ये दोनों ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, मगर जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है वो होता है एमनियन, ओके। तो एमनियन सराउंड्स द एम्ब्रियो, इट सराउंड्स द एम्ब्रियो। चलिए अब आपको ट्रोफोब्लास्ट का रोल क्लियर हो गया। अब हम टारगेट करेंगे इनर सेल मास को। अब देखिए इनर सेल मास में भी ना दो कैटेगरीज बनेंगी, तो इसके लिए दोबारा मैं इस डायग्राम को एक नया रूप दे रहा हूं, एक नया फॉर्म दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो अब जो इनर सेल मास है उसके दो डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है। एक आपको दिखेगी इस तरह से लार्ज सेल, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आपको दिखेंगे इस तरह के स्मॉल सेल्स, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब इनर सेल मास तो रहा नहीं, मतलब मैं इसके पार्ट्स को बता रहा हूं, तो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए बेटा जो पार्ट एमनियन की तरफ है, ये वाला पार्ट हो गया एमनियन, क्योंकि ये एमनियोनिक मेम्ब्रेन है ना, तो ये हो गया एमनियन। और इस तरफ की जो कैविटी है ये वही कैविटी है जिसको हमने ब्लास्टोसील बोला था, क्लियर ना। तो ये जो बने हैं ना सेल्स ऊपर, ये है एपीब्लास्ट, और एपीब्लास्ट के ठीक नीचे जो सेल आपको दिख रहे हैं ये है हाइपोब्लास्ट, क्लियर हुआ। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट क्या है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एपीब्लास्ट एमनियन की तरफ, हाइपोब्लास्ट ब्लास्टोसील की तरफ। एपीब्लास्ट गिव राइज टू एक्टोडर्म, प्रिमिटिव जर्म लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आता है। तो प्रिमिटिव जर्म लेयर एक्टोडर्म कहां से डेवलप हुआ, एपीब्लास्ट से। और हाइपोब्लास्ट गिव राइज टू एंडोडर्म। अब आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स बताई, मेसोडर्म तो आपने गायब कर दिया। ऐसा नहीं है, सबसे पहले एक्टो और एंडो बनेगा, कुछ ड्यूरेशन के बाद इन दोनों के बीच में मेसोडर्म बनेगा। तो मेसोडर्म सून फॉर्म्स आफ्टर एक्टो एंड एंडोडर्म, ओके। तो अब हमारा जर्म लेयर कंप्लीट, क्लियर हुआ ना। तो ट्रोफोब्लास्ट का रोल आपको क्लियर है, आपको जो इनर सेल मास है ये भी क्लियर है, क्लियर। तो अब जो जर्म लेयर्स बन चुकी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन चुका है, तो अगर ये जर्म लेयर्स बन चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेन्स बनाएंगे, अंडरस्टूड है। तो ऑर्गेन्स बनाने के लिए क्या होगा कि अब इनका माइग्रेशन होगा डिफरेंट एरियाज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये माइग्रेट करेंगे डिफरेंट एरियाज पे,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ओके, तो मैं इस चीज को यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, कि जब ये माइग्रेट करेंगे वेरियस एरियाज में, ओके, तो व्हेन दे माइग्रेट्स, अच्छा माइग्रेट्स में भी ना, व्हेन दीज सेल्स माइग्रेट्स, द सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, तो व्हेन दीज सेल्स माइग्रेट्स टू डिफरेंट लोकेशन, अब डिफरेंट लोकेशन पे माइग्रेट क्यों कर रहा है ये, डिफरेंट लोकेशन पे माइग्रेट कर रहा है फॉर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, एंड दिस इज टर्म्ड एज गैस्ट्रुलेशन। ओके, गैस्ट्रुलेशन बन गया, और गैस्ट्रुलेशन जो है ये 15 डेज के बाद होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन के 15 डेज के बाद होता है, आफ्टर 15 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने दो कवरिंग्स तो बना लिया, हमने कॉरियन बना लिया, हमने एम्ब्रियन बना लिया। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, दो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेंगी, इसको हम लोग यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, द थर्ड वन दैट इज यॉर्क सैक। अच्छा, यॉर्क सैक के लिए ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब भी हीमोपोइटिक टिश्यू की बात करते हैं जहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग बोन मैरो याद रखते हैं या लीवर याद रखते हैं। लीवर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बनाता है, और एडल्ट लाइफ में, हम लोग की लाइफ में बोन मैरोज बनाते हैं। बट हमारा जो सबसे पहला हीमोपोइटिक टिश्यू है जो ब्लड सेल्स बनाता है वो यॉर्क सैक है। तो ये चीज बच्चे मिस कर देते हैं, इसको मिस नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट हीमोपोइटिक टिश्यू, पहला टिश्यू जो आरबीसीज, ट्रैवलोबीसिस एंड प्लेटलेट्स बनाता है। और हमारा जो यॉर्क सैक है ना वो विदाउट यॉर्क है, तो विदाउट यॉर्क है, इसका मतलब जो एग है वो एलिसिथल है। ठीक है, तो ये टर्म भी आपको याद रखना है। एलिसिथल एग का मतलब विदाउट एनी रिजर्व फूड मटेरियल। फिर बेटा एक और जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट इज एलेंटॉयस। अच्छा, एलेंटॉयस की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे ब्लड सेल्स बनना इंपॉर्टेंट है, वैसे ब्लड वेसल्स बनना इंपॉर्टेंट है। और आपने इतना तो पढ़ा है, देखा है कि जो मैटरनल एंड फीटल कनेक्शन होता है ना, वो होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो वेसल्स होते हैं उसको बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वीन। तो ये अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वीन एलेंटॉयस बनाता है। ओके, इट फॉर्म्स अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो इस सेशन को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।